हमने अपना पूरा सिलेबस खत्म किया हुआ है, हमारे पास सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किन चैप्टर्स को हम लोग ज्यादा फोकस करें, किन चैप्टर्स को ये मान के कि हमें आता है उसको स्किप कर दें, कैसे हम लोग लास्ट फिनिशिंग टच दें अपने रिवीजन को, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये आप बहुत ज्यादा डाउट पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले कि कैसे आपको लास्ट के 6 दिनों में, जो बचे हुए 6 दिन है, उसमें किस तरीके से आपको रिविजन करना है कि आप सारी चीजों को एक बार अपने आंखों के नीचे से निकाल लो, गो थ्रू कर लो, ताकि वो आपके टेम्पररी मेमोरी में एटलीस्ट रहे और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक से, किसी भी कॉर्नर से, तो आप उस चीज को आप वहां पे डिलीवर कर पाओ जो भी आपने पढ़ा था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कोई चीज पढ़ी होती है, लेकिन क्योंकि आपने एंड में रिविजन नहीं किया होता है, तो आप उसका या तो फॉर्मुला भूल जाते हो या तो कोई एक छोटा सा कंसेप्ट भूल जाते हो जो कि आपको उस क्वेश्चन में लगाना होता है, क्योंकि आपने एंड मोमेंट पे रिविजन ढंग से नहीं किया होता। इसीलिए ये वीडियो आज पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको फिनिशिंग टच देना है अपनी प्रिपरेशन को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखो अपने सिलेबस को, तो सिलेबस को आप डिवाइड कर सकते हो 2 टाइप के सिलेबस में। एक तो वो पार्ट जो मोस्टली कंसेप्चुअल होता है और उसमें न्यूमेरिकल वाले पार्ट आते हैं आपके, और दूसरा वो पार्ट जो वोलेटाइल सब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, इनऑर्गेनिक हो गई या फिर ऑर्गेनिक हो गया। तो पहले हम लोग कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल बेस्ड वाले पार्ट पे आते हैं। तो आपको पता है कि कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड 2 ही चीजें, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को करने के लिए देखो आपको 2 चीज में करनी होती है। एक तो आपको इस जितने चैप्टर्स है आपके, सारे के सारे चैप्टर्स के आपको फॉर्मुलाज तो एकदम टिप्स पे होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के लिए जो भी आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया है या फिर नोट्स बनाया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, तो आपको उससे फॉर्मुलाज को रिवाइज करना है हर एक चैप्टर के लिए। ये आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मुला आप सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स के लिए देख रहे हो, फॉर्मुलाज आपको हर एक चैप्टर का रिवाइज कर लेना है। अगर आपने अपना नोट्स नहीं बनाया है या फिर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो 2 पेज नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। उसमें सारे फॉर्मुलाज एकदम अच्छे से 1-2 पेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करनी होती है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। सॉल्व क्या, रिवाइज करना होता है, क्योंकि सॉल्व तो आपने पहले किया ही होगा। अब देखो क्या है कि पीवाईक्यूज इस पॉइंट ऑफ टाइम में 6 दिन में सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझे पता है। तो इसीलिए आप अब बस उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे जो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया था। मान लो आपके 3-4 चैप्टर छूटे हुए हैं पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए, और आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उनके पीवाईक्यूज आप धीरे-धीरे करके लगा लो इन बचे हुए दिनों में। और जो जिनके आप पीवाईक्यूज लगा चुके हो पहले, उनमें से कुछ चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज को एक बार वापस से देख लेना है, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से मोस्टली जो है आपके क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। फिजिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो आपके 11 से वर्क बाय एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव्स और केटीजी, और इसके बगल में मैंने ऑर्डर भी लिख दिया कि किस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर उनको कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएंगे। तो सिर्फ फॉर्मुलाज याद रख के अगर आप भूल गए हो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते थे, तो आप वो नहीं कर पाओगे। इसलिए इनके पीवाईक्यूज तो एक बार गो थ्रू करना ही आपको। फिर 12th में आओगे तो 12th में आपके एसी, ईएमआई, ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर्स, न्यूक्लियाई और करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो यूनिट है वो। कई बच्चों का क्या होता है, जैसे मेरा था कि ये वाले 3 चैप्टर्स मैंने बहुत बार किए हुए थे तो मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो उन बच्चों के लिए अगर उनका मैग्नेटिज्म वीक है तो वो करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिज्म से, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर्स है कि कम से कम इनको तो आप एक बार देख के चढ़ ही जाना पीवाईक्यूज को। अब ये मत करना कि पीवाईक्यूज आप कंप्लीट सॉल्व कर रहे हो। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे टॉपर्स जो है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिना मतलब वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करती, ये मैंने वीडियो बताया हुआ है, तो उसको देख लेना कि कैसे आपको फास्टली सारे मतलब पीवाईक्यूज देख भी लेने हैं और सॉल्व भी सारे नहीं करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दूसरी चीज हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आपको देख के जाने हैं पीवाईक्यू से, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर है, बहुतों को आसान लगता है तो वो छोड़ सकते हैं। जिनका अगर वीक है ये और कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इनको देख ले पक्का। थर्मोडायनेमिक्स देख लेना, इक्विलिब्रियम देख लेना और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लेना। हाँ, मुझे पता है ये फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं है, लेकिन मैं इसको फिजिकल में ही काउंट करता हूँ क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट में ये आता है। सिर्फ यही चैप्टर्स क्यों करने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहीं से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप बाकी चैप्टर्स के बस फॉर्मुलाज देख के चले जाते हो तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन इन चैप्टर्स में आपको फॉर्मुलाज के साथ साथ कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये पता होना चाहिए। तो अगर लास्ट मोमेंट पे आप एक बार पीवाईक्यू देख लेते हो फिर से, तो आपके दिमाग में वहाँ रहेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मुलाज तो देखने ही है सारे चैप्टर्स के, और फिर इनको जल्दी जल्दी कैसे करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसके लिए मैंने आपको वीडियो बता दिया है, उसको रेफर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग वॉलेटाइल चीज़ों में सबसे पहला पार्ट बायोलॉजी के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो टाइम आपको देना है वो 3 घंटे का देना है, इससे ज़्यादा टाइम मत देना, 3 घंटे में जितना हो पाए उतना करना। अब बायोलॉजी पे आओगे तो बायोलॉजी में 4 घंटे का आपका टाइम, जैसा कि मैंने अपने टाइम टेबल वाली वीडियो में बताया था कि मैं अपने जो दिन का जो सबसे लो एनर्जेटिक टाइम होता है वो बायोलॉजी को देता था, क्योंकि उसमें आपको मोस्टली रिवाइज करना होता है, चीज़ों को याद करना होता है, कोई ज़्यादा दिमाग आपको उसमें नहीं लगाना होता है। तो 4 घंटे अपने दिन का जो भी आपका सबसे लेस एनर्जेटिक टाइम है उसको दे देना, क्योंकि बायोलॉजी मोस्टली का स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो कैसे इसको बायोलॉजी रिवाइज करना है 5 दिन में, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, तो उसको देख लेना, मोस्टली आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि बायोलॉजी को कैसे करना है। अब 6 दिन में पूरी बायोलॉजी को 2-3 बार रिवाइज करना इतना आसान नहीं होता है जितना अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है।
ठीक है। तो आप क्या करना कि अपने 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको लगते हैं कि आपके वीक है वैसे आइडेंटिफाई कर लेना, और 18 चैप्टर्स जो कि आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको अलग कर देना। जो 20 चैप्टर्स होंगे ना उसको एटलीस्ट 2 बार अभी से लेके रिवाइज कर लेना एग्जाम तक, ठीक है। कैसे करना है वो आप जानो, मैंने बताया हुआ है रिवीजन वाली वीडियो में कैसे आपको करना होता है। तो 20 चैप्टर्स को आपको किसी तरह 4 घंटे में हर दिन आपको देके 20 चैप्टर्स को 2 बार रिवाइज करके जाना है एग्जाम से पहले। और जो एग्जाम से एक दिन पहले वाला टाइम होगा उस दिन आपको ये 18 चैप्टर्स एक बार गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि ये 18 चैप्टर आपके पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर एक बार भी देख के चले जाते हो उसको लास्ट मोमेंट में, तब भी आप वहाँ पे गलती नहीं करोगे। लेकिन 20 चैप्टर्स को आप अगर 2 बार देख लोगे अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके वीक चैप्टर से जहाँ से आप गलती कर सकते थे आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि आपने 2 बार रिवाइज करके आए हुए हो एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी आपने टेस्ट वेस्ट देखे तो अभी तक टॉपिक्स वगैरह वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर ही लिए होंगे। तो आपको मेनली वही चीजें रिवाइज करनी है, पूरा चैप्टर बैठ के रिवाइज नहीं करना है बायो में, वरना आप नहीं कर पाओगे इतने चैप्टर्स इतने कम टाइम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक में। तो देखो इनऑर्गेनिक में आपको 2 घंटे का टाइम देना है। इनऑर्गेनिक को अगर मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है अपने रिविजन के लिए, तो मैं क्या करता था कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक को एक दिन में रिवाइज करता था 2 घंटे के अंदर। फिर पी ब्लॉक पूरी कंप्लीट 11 12 मिला के, और मेटलर्जी को दूसरे दिन रिवाइज करता था। और उसके बाद तीसरे दिन में मैं बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को तीसरे दिन रिवाइज करता था। हाँ मुझे पता है ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, लेकिन क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप है तो मैं इसको इनऑर्गेनिक में ही काउंट करता था, ठीक है। तो इस तरीके से 3 दिन का शेड्यूल रहता था मेरा, और हर 3 दिन पर मैं एक बार इनऑर्गेनिक जो मैंने इनके यहाँ चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं उनको रिवाइज कर लेता था। एट द एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 रिवीजन आप अभी से यहाँ पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आप उस सेक्शन को लास्ट में रखना जो आपका कम कॉन्फिडेंस जिसमें आपको है, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले उसको देख के जा पाओ। रिवाइज कैसे करना है, तो आपको एनसीईआरटी हाईलाइट से रिवाइज करना है। यूरो 6 सीरीज आपने देख ली होगी, एनसीईआरटी हाईलाइट कर ली होगी, तो उसी एनसीईआरटी हाईलाइट्स का यूज करके आपको अपना इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है। दूसरी चीज, उन चैप्टर्स में जो जैसे आपको मान लो आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो बहुत बार लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उन चैप्टर्स के एक बार पीवाईक्यू आप लगा लेना। तो उसके लिए पीवाईक्यू के अलग से आप टाइम मत निकालना। आप क्या करना है, जब आप खाना खाने बैठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच डिनर जब भी करते हो, तो उसमें आपका 10-15 मिनट का वो टाइम रहता है जब आप खा रहे होते हो, तो उस समय आप फोन निकाल लेना अपना, उसमें पीवाईक्यू खोल लेना और पीवाईक्यू उस समय सॉल्व करना। तो वो टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, और आपका जो भी चैप्टर जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इनऑर्गेनिक वाले के लिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो होता नहीं है कि आपको अलग से यहाँ पे कॉपी पेन यूज करना होगा, ये आप डायरेक्टली अपने माइंड में कर सकते हो, तो ईजिली आपका ये हो भी जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ आप बायो में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर में जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जैसे जेनेटिक्स वगैरह हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आता है जल्दी, तो उन चैप्टर्स के लिए भी आप पीवाईक्यूज को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जब आप खाना खा रहे हो या कोई चीज़ आप एक्टिविटी कर रहे हो जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक पे आते हैं, तो ऑर्गेनिक को भी आपको 2 घंटे का टाइम देना है। इसमें रिएक्शन कॉपी आपने बनाया होगा, नहीं बनाया तो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उसके थ्रू रिएक्शन जितने भी आपके ऑर्गेनिक के उसको रिवाइज करना है। और थियरी जो है एनसीईआरटी की उसको अलग से रिवाइज करना है, क्योंकि रिएक्शन कॉपी में तो आपकी थियरीज कवर नहीं होती है मोस्टली, जहाँ से एसोसिएशन रीजन बनेंगे आपके। तो ये जो अगर मैं आपको बताऊँ जो एसोसिएशन वाले थियरीज हैं वो मोस्टली 12th के ऑर्गेनिक में प्रेजेंट है। तो अगर आपने किया हुआ है पहले से तब तो बहुत सही, नहीं किया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर, मैं हाईलाइट करके डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उसको यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैंने जितना भी यहाँ टाइम आपको बताया कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दो, तो ये करते करते आपके 11 से 12 घंटे दिन के निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने टाइम टेबल वाले वीडियो में बताया था कि आपको दिन के 14-15 घंटे अगर आप अभी से कर लेते हो तो काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपने अपने स्कोर में देख सकते हो आप एंड में, क्योंकि आप क्या करोगे कि एट द एंड मोस्टली सारी चीज़ें अपने दिमाग में रिवाइज करके जा पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हो और इसलिए आपको एग्जाम में याद भी रहेगा। पूछोगे कि भैया टेस्ट कब दें, टेस्ट तो आप कहते रहते हो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब टेस्ट देने का जो टाइम था वो मोस्टली अब खत्म हो चुका है, अब ज़्यादा टेस्ट देख के फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो टाइम है 6 दिन वो मोस्टली रिवीजन के लिए होता है। तो अब अगर आप मान लो 500 से 580 के बीच स्कोर कर रहे हो तो रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेस्ट से, ठीक है। तो अब आप क्या करना, 2 टेस्ट अब से कभी भी डिसाइड कर लो अपना, 2 टेस्ट 2-2 दिन के गैप में, और 2 फुल सिलेबस टेस्ट दे देना। उसमें जो भी आपने एनालाइज किया, वीक टॉपिक एनालाइज किया, उसके ऊपर काम कर लेना, ठीक है। और बाकी मोस्टली टाइम आपको रिवीजन पे देना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट देने बैठोगे तो 3 घंटा आपका जाएगा, और जो ये मैंने ऊपर बताया है वो इतना एफिशिएंटली आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने टेस्ट आपको 2 ही देने के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर आप 580 से ऊपर स्कोर कर रहे हो और 650 तक स्कोर कर रहे हो तो आप 2 फुल सिलेबस तो दोगे ही दोगे। साथ ही साथ जैसे आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का टेस्ट होता है, तो उसमें से मान लो आपका फिजिक्स सेक्शन काफ़ी वीक है, आपको पता है कि हमेशा मैं इसी में फंस जाता हूँ या प्रेशर में आ जाता हूँ, तो सिर्फ उसी सेक्शन का आप टेस्ट हर दिन दोगे। मतलब एक तो आपने 2 दिन फुल सिलेबस पूरा का पूरा दिया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सॉल्व किया ही किया। उसके बाद जो बचे हुए दिन है जिसमें आप पूरा फुल सिलेबस नहीं दोगे, बस एक सेक्शन का टेस्ट दोगे, जैसे कि पूरा फुल सिलेबस पेपर उठाया आपने, उसमें से बस फिजिक्स दे दिया या फिर सिर्फ केमिस्ट्री दे दिया, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या चीज़ ज़्यादा वीक है या कहाँ पे आप ज़्यादा गलतियाँ करते हो, या आपको पता है कि हाँ मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ,
उस सेक्शन का बस टेस्ट दे दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे टेस्ट भी दे दोगे उस पार्ट का जो कि आपका मोस्ट वीक है, और आपने अपना टाइम भी बचा लोगे एंड में, क्योंकि जो अगर सिर्फ आप एक सेक्शन का टेस्ट देते हो तो आपको 1.5 घंटे के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा, बाकी के टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो 14 घंटे के अंदर आप ये सारे काम कर सकते हो जो मैंने बताया है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं ये करता था, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताता हूँ जो मैंने खुद नहीं अप्लाई किया हुआ है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंड के 6 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मेहनत करो, क्योंकि ये 6 दिन है, 6 दिन के बाद आप बस रिग्रेट कर पाओगे। तो जो भी आप सोच सकते हो कि मेरे को करना है वो करो, ठीक है। 14 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना पड़े, कर लो, क्योंकि ये जॉब जो भी आप एंड में कवर करोगे, आपका हो जाए सिलेक्शन तब तो बहुत सही, नहीं हुआ तब भी आपको ये अगले साल अगर आप ड्रॉप लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये देने वाला है। तो एंड तक तो हार नहीं मानना है बिल्कुल भी, पता हो कि हारने वाले हैं तब भी हार नहीं मानना है। तो ठीक है, चलो बाय बाय।